हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ओरिफ पढ़ने वाले हैं, यानी ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। तो आप लोग देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा ही आजकल सुनने को मिलता है कि उसकी हाथ की हड्डी टूट गई, कमर की हड्डी जो है खसक गई, टूट गई, पैर की हड्डी टूट गई, चल नहीं पा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया तो बहुत सारी जगहों पर हड्डी टूट गई हैं। तो इसी से जुड़ा एक ऑपरेशन है ओरिफ, ठीक है, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। इस टॉपिक में आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहिए। एग्जाम्स के व्यू से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो पढ़िए अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग इस वीडियो को। ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन इज़ अ टाइप ऑफ सर्जरी यूज टू स्टेबलाइज एंड हील अ ब्रोकन बोन। ये एक तरह का ऑपरेशन है, सर्जिकल प्रोसीडर है, जिसमें कि जो टूटी हुई हड्डियाँ हैं, यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये हड्डी टूट गई है, उनको कुछ रॉड्स स्क्रू लगा के, ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेबल किया गया है ताकि वो जो हड्डी है वो ठीक हो सके। यही ऑपरेशन है। पुट्स पीसेज ऑफ ए ब्रोकन बोन इनटू प्लेस यूजिंग सर्जरी। ऑपरेशन की मदद से जो टूटी हुई हड्डियाँ हैं उनको सही जगह पे फिक्स किया जाता है। स्क्रूज, प्लेट्स, सूचर्स और रोड्स आर यूज टू होल्ड द ब्रोकन बोन टुगेदर, जिसमें कि कुछ मेटल इम्प्लांट्स का कुछ चीज़ें होती हैं जो बाहर से इसमें अटैच की जाती हैं, ठीक है, ताकि जुड़ा रहे ये दोनों जो टूटा हुआ हड्डी है वो। उसमें स्क्रू, प्लेट्स, रॉड्स, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो जो हड्डी है टूट गई है वो अपने जगह तो मेनली ये जो इम्प्लांट होता है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि जो बोन है जो टूट गई है वो अपने जगह पे फिक्स रहे, एक सपोर्ट के लिए, ताकि वो हील कर सके। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स। ओरिफ कैन बी यूज टू ट्रीट वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ द लॉन्ग बोन्स, फीमर, टिबिया। यानी कि ये किस तरह के फ्रैक्चर्स में इस ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। जैसे जो लंबी हड्डियां हैं, पैर की हो चाहे हाथ की हो, अगर टूट गई तो ऑपरेशन की ज़रूरत होगी। जैसे फीमर, टिबिया, लंबी हड्डियाँ, पैर की हड्डियाँ टूट गई तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। हिप फ्रैक्चर्स, कमर की हड्डी टूट गई तो अब बैठ पाइएगा ना, उठ पाइएगा ना, कुछ काम कर पाइएगा, तो उसके लिए ऑपरेशन चाहिए। एंकल यानी जो एड़ी के पास वाला हड्डी है ऊपर, ठीक है, तो वहाँ भी अगर फ्रैक्चर हो गया तो चल फिर नहीं पाएंगे, भार नहीं दे पाएंगे, दिक्कत है, ऑपरेशन की नीड होगी। फ्रैक्चर्स ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज, अगर ऊपर की हाथ की हड्डियाँ टूट गई, जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, तो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप काम कर नहीं पाएंगे। कौन से मटेरियल का इस्तेमाल होता है ऑपरेशन के दौरान? तो इंटरनल फिक्सेशन किस तरह का है, किस पार्ट का फ्रैक्चर है, इस पर डिपेंड करेगा कि कौन से मटेरियल को इस्तेमाल करना है। जो सामान्य तौर पे मटेरियल्स यूज किए जाते हैं उसमें स्क्रू हैं, प्लेट्स हैं, रॉड्स हैं, वायर्स हैं। इसका इस्तेमाल करके जो टूटी हुई हड्डी है उसके जगह पे रख के उसको सपोर्ट किया जाता है, उसको फिक्स किया जाता है ताकि वो 3-4 जितने महीने लगे वो हील हो जाए, यानी ठीक हो जाए। अब हम लोग समझते हैं ओपन रिडक्शन का मतलब क्या होता है। तो आसान भाषा में समझें तो हड्डी टूट गई है, मान के चलिए हाथ की हड्डी टूट गई, वहाँ की हड्डी बाहर निकल गई, हमारे चमड़ी से, हमारे स्किन से बाहर निकल गई, आपको दिख रहा है, तो उसको क्या करना होगा? सबसे पहले उसको अपने जगह पे अंदर घुसाना होगा। आप नहीं घुसा सकते, ठीक है, उसको अंदर नहीं करना है आपको। जो डॉक्टर हैं वो ऑपरेशन के टाइम उसे अच्छे से अंदर उसके जगह पे रखेंगे, ठीक है। तो ये ओपन रिडक्शन, यानी जहाँ उसका सही ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ पे उसे प्लेस करना, वहाँ पे रखना, ठीक है। ये जो है कट लगाया जाता है रिड्यूस करने के लिए, अंदर ले जाने के लिए, और इंसिजन यानी कट लगाया जाएगा ताकि अच्छे से एक्सपोजर हो सके और जो टूटी हुई हड्डी है उसको सही जगह पे बिठाया जाए। इंटरनल फिक्सेशन क्या है? इसमें फिक्सेशन का मतलब क्या है? जो भी फिक्सेटर का यूज किया जा रहा, यानी कि जो भी कंपोनेंट्स का यूज किया जा रहा है टूटी हुई हड्डी को स्टेबलाइज करने के लिए, उसे उसके जगह पे फिक्स करने के लिए, उसे एक सपोर्टर प्रोवाइड करने के लिए, वो है इंटरनल फिक्सेशन, जिसमें स्क्रूज हो गए, प्लेट्स हो गए, रोड्स हो गए, वायर्स हो गए, ये सब का इस्तेमाल मेनली किया जाता है टूटी हुई हड्डी को उसके जगह पे फिक्स करने के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फ्रैक्चर कितने तरह के होते हैं। एक होता है क्लोज्ड, जिसमें अंदर तो हड्डी टूट गई है लेकिन वो स्किन से बाहर नहीं आई है। एक होता है ओपन, जिसे कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं, यानी इसमें हड्डी टूट गई और बाहर निकल गई है स्किन से बाहर। ट्रांसवर्स यानी कि हॉरिजॉन्टली कटा है आपका, जो वो टूटा है बोन वो हॉरिजॉन्टली, आपको इस फिगर में दिख रहा होगा ट्रांसवर्स। स्पाइरल क्या है? यानी तिरछा है, ठीक है, तिरछा आपका फ्रैक्चर है।
अब हमारे नेक्स्ट है कम्यूटेड फ्रैक्चर में 3 से 4 यानी मल्टीपल फ्रैक्चर्स एक ही जगह पे हो जाते हैं, ठीक है। इम्पैक्टेड में क्या है, देखिए इस तरह का तिरछा जिगजैग आपका फ्रैक्चर हो रखा है। ग्रीन स्टिक में क्या है, ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली ये जो फ्रैक्चर है वो बच्चों में हुआ करते हैं, क्योंकि उनकी हड्डी अभी सॉफ्ट हुआ करती हैं एकदम, ठीक है। और उसके ऊपर जो पेरियोस्टियम होता है वो भी थिक होता है, जो जुड़ाव होता है उसका वो बहुत ही थिक होता है, ठीक। तो इससे चांसेज होती हैं कि फ्रैक्चर जल्दी हो जाए। तो ग्रीन स्टिक में क्या होता है कि जो हड्डी है वो थोड़ा सा टूट गया है और थोड़ा सा जुड़ा हुआ भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में। ऑब्लिक में क्या है कि तिरछा फ्रैक्चर है, ये जस्ट स्पाइरल की तरह है। स्पाइरल में मान के चलिए कोई आपका हाथ मोड़ दिया, एकदम मोड़ दिया और वो जो फ्रैक्चर हो गया उसमें, ठीक है, वो जो हड्डी है उसकी वो एकदम टूट गई है तिरछे, तो ये स्पाइरल फ्रैक्चर है। तो आप लोग आई होप ये सारे फ्रैक्चर्स थोड़े थोड़े समझ चुके होंगे। तब हम लोग आगे समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि ऑपरेशन आखिर करना क्यों है, उसे ऐसे ही प्लास्टर लगा के ठीक क्यों नहीं कर सकते। सबसे पहले है कि अगर ओपन फ्रैक्चर है, तब अगर हड्डी टूट गई है और बाहर निकल गई है स्किन से, तब ऑपरेशन करना पड़ेगा, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन करना पड़ेगा। अब कितना भी कास्ट स्प्लिंट कितना भी प्लास्टर कर दे रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, तो ओरिफ की नीड होगी। बोन ब्रेक्स इन मल्टीपल प्लेसेज यानी कम्यूटेड फ्रैक्चर है, यानी बहुत सारी जगहों पे जो हड्डी है वो टूट चुकी है, यानी मल्टीपल ट्रॉमा हो रखा है, तो यहाँ पे आपको जो है ओरिफ की नीड होगी, यानी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। बोन हैज़ फॉलन आउट ऑफ अलाइनमेंट यानी उसका जो ओरिजिनल जगह है, यानी हड्डी टूट के दूसरे हड्डी में घुस गई है या दूसरे जगह पे डिसलोकेट हो गई है टूटने बाद। बोन स्टिक्स थ्रू द स्किन में एकदम जाके घुस गई है, टूट के बाहर निकल गई है, स्किन में भी घुस गई है, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक। जॉइंट्स बिकम डिसलोकेटेड, जो जॉइंट्स हैं जहाँ पे 2 से ज़्यादा हड्डियाँ या 2 हड्डियाँ वहाँ मिल रही हैं वो एकदम डिसलोकेट हो गया है, तो ऑपरेशन की ज़रूरत होगी उसको अपने जगह पे लाने के लिए। क्लोज्ड रिडक्शन हैज़ नॉट वर्कड, कितना भी आपका क्लोज रिडक्शन सर्जरी किया जा रहा है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, तो ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन करना पड़ेगा। अभी तो हमने जाना कि कब हम लोग को ऑपरेशन करना होगा, अब हम लोग जानेंगे कि कब हम लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, मरीज़ को दिक्कत है फिर भी। पहला है कि मरीज़ के अगर घाव में यानी जहाँ पे फ्रैक्चर हो रखा है वहाँ बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो बिल्कुल ऑपरेशन नहीं करना है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद अगर इन्फेक्शन वहाँ पे बढ़ गया तो वो कभी ठीक नहीं होने वाला है। तो इन्फेक्शन होगा या फिर सेलुलाइटिस यानी स्किन में पूरा इन्फेक्शन हो गया है, हड्डियों के पास इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ बहुत इन्फेक्शन है, तो नहीं करना है ऑपरेशन। एबनॉर्मल वाइटल, मरीज़ के वाइटल अगर स्टेबल नहीं है, ठीक नहीं है, तो ऑपरेशन नहीं करना है। अगर बहुत ही सीवियर और बहुत एकदम कॉम्प्लिकेटेड यानी हाई ग्रेड वाला अगर ओपन फ्रैक्चर हो रखा है, कंपाउंड फ्रैक्चर हो रखा है और उसमें बहुत ज़्यादा ही इंजरी हो रखी है और इन्फेक्शन भी है, तो उस केस में भी ऑपरेशन नहीं करेंगे। और एक है कि अगर मरीज़ नहीं चाहता है ऑपरेशन करवाना, वो कंसेंट नहीं दे रहा है, तभी ऑपरेशन नहीं करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है प्री ऑपरेटिव केयर, जिसमें हमारा क्या करना है, वाइटल मॉनिटरिंग करना है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, वायरल है, इसको कहना है वाइटल मॉनिटरिंग, ठीक है। यानी वाइटल मॉनिटरिंग में ब्लड प्रेशर लेना है, टेम्परेचर लेना है, SpO2 सैचुरेशन यानी ऑक्सीजन लेवल देखना है, रेस्पिरेशन रेट देखना है, ECG सही है कि नहीं, यानी पूरे वाइटल्स चेक करना है। एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस देना है, जिसमें क्या होता है कि एंटीबायोटिक दिए जाते हैं ताकि मरीज़ को बाद में इन्फेक्शन ना हो। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मरीज़ को बताना है, समझाना है इस प्रक्रिया के बारे में और उनसे लिखित लेना है कि वो सहमत हैं ये प्रक्रिया करवाने के लिए, यानी ऑपरेशन करवाने के लिए सहमत है, यानी कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, उनके ब्लड इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट होने चाहिए, एक्सरे होने चाहिए, अगर डॉक्टर ने CT स्कैन के लिए कहा है तो वो भी करवाना होगा, यानी जो भी जांचों के लिए डॉक्टर ने कह रखा है वो सब करवा के लाना है। नील पर ओरल, अगर मरीज़ का ऑपरेशन पूरी तरीके से बेहोश करके यानी जनरल एनेस्थीसिया में किया जा रहा है तो मरीज़ को यहाँ पे पूरी तरीके से भूखे रहना होगा, यानी 8 घंटे तक उन्हें, ऑपरेशन के 8 घंटे पहले उन्हें कुछ भी, चाहे वो रोटी हो, चावल हो, कुछ भी सॉलिड नहीं खाना है। 6 घंटे पहले उन्हें कुछ भी जैसे दलिया, दाल, ये सब भी नहीं खाना है, यानी सेमी सॉलिड भी कुछ नहीं खाना है। और 4 घंटे यानी कहें तो 2 से 4 घंटे पहले उन्हें पानी तक नहीं पीना है, जूस भी नहीं पीना है, कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है, क्योंकि एस्पिरेट कर सकता है मरीज़ और चांसेज और ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं कि वो जो है बचे नहीं, दिक्कत हो जाए और ज़्यादा, ठीक है।
पोजीशन यानी किस पोजीशन में सर्जरी करना होता है, तो मेनली सुपाइन या लेटरल में किया जाता है और डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर कहाँ है और किस तरह का है। अब हमारा आता है कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाएगा, तो जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिसमें मरीज को पूरी तरीके से शून्य कर दिया जाएगा। स्पाइनल या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है या फिर दोनों साथ में दिए जाते हैं, स्पाइनल और एपिड्यूरल दोनों दिए जाएंगे, ठीक है। तो एनेस्थीसिया मेनली ये सब दे सकते हैं मरीज को। अब हमारा मेन आता है प्रोसीडर, प्रक्रिया क्या है ओरिफ करने का। पहला है एनेस्थीसिया, चाहे वो जनरल दें चाहे स्पाइनल या एपिड्यूरल। बेहोश कर दिए मरीज को, ठीक है। पोजीशन बना दिए सुपाइन या लेटरल, जैसा फ्रैक्चर है उसके अकॉर्डिंग पोजीशन बना दिए। पेंटिंग ड्रैपिंग यानी जो स्टेराइल जोन है उसे मेंटेन कर लिए, ठीक है। और सेवलॉन स्प्रिट बीटाडीन, स्प्लिट जो है मेनली यूज़ नहीं करते हैं, यानी स्प्रिट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे इरिटेशन हो सकता है, जलन हो सकता है मरीज़ को बहुत ज़्यादा। तो सेवलॉन बीटाडीन से मेनली अच्छे से क्लीनिंग कर देते हैं। उसके बाद जो है जहाँ पे फ्रैक्चर है वहाँ पे कट लगा देते हैं, इंसिजन लगा देते हैं। फिर सबसे पहले ये पता करते हैं कि कहाँ पे फ्रैक्चर हो रखा है, यानी आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे डिसलोकेशन है या फिर फ्रैक्चर है, ठीक। उसके बाद है कि जो टूटा हुआ हड्डी है उसको उसके जगह पे, यानी जो नॉर्मल लाइन में, जैसे ये हड्डी सीधा है और वो टूट के इधर उधर हो गया है तो उसको सीधे लाइन में लाना है, ठीक है। उसको ओरिजिनल जगह पे लाना है। फिर ये जो टूटी हुई हड्डी है उसको फिक्स करना है किससे, तो ये जो मैंने बता रखे थे कि फिक्सेटर से, जिसमें कि प्लेट्स हो सकते हैं, स्क्रूज हो सकते हैं, वायर्स हो सकते हैं, रॉड्स हो सकते हैं। इन सारे इम्प्लांट्स का इस्तेमाल करके टूटी हुई हड्डी को उसके जगह पे स्टेबल करना है, यानी एक सपोर्ट दे दिए। ये जो इम्प्लांट होते हैं वो स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम के बने होते हैं। ये जो होता है बहुत मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ होता है, बहुत समय तक रहेगा, कोई रिएक्शन ज़्यादा नहीं करता है और ड्यूरेबल होता है, यानी बहुत समय तक टिका रहेगा। इसीलिए टाइटेनियम या फिर स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है मेटल इम्प्लांट्स को बनाने के लिए। अब क्या करना है कि क्लोज़र करना है, ठीक है। ऑपरेशन हो गया, अब उसे बंद भी तो करना है, टाँके लगाने हैं। अंदर वाइक्रिल से कर दिए, वाइक्रिल एब्जॉर्बेबल सूचर है, और ऊपर जो है स्किन जो है वो नायलॉन से कर दिए जो कि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। अब क्या करना है, ऑपरेशन हो गया, अब हमारा सूचरिंग हो गया, अब ड्रेसिंग करना है। ड्रेसिंग कर दिए। एक और बात याद रखना है कि टाइटेनियम जो है वो सबसे कॉमन मेटल है जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है इम्प्लांटेशन के लिए। अब हमारा नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। इसमें क्या होता है, यानी ऑपरेशन के बाद किस तरह की केयर मरीज को प्रोवाइड करनी है। पहला है प्रॉपर ड्रेसिंग करना है, ड्रेसिंग चेंज करते रहना है, ठीक है। साफ़ सफाई रखनी है ताकि इन्फेक्शन ना हो। और है कि जो पैर है, अगर पैर का ऑपरेशन हो रखा है तो पैर को अपने हर्ट लेवल से ऊपर, यानी ऊपर उठा के रखना है। जहाँ पे स्वेलिंग है, जहाँ सूजन है, वहाँ पे बर्फ़ से सिकाई करनी है ताकि वहाँ की सूजन जो है वो कम हो सके। आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। आपको मना किया गया है कि ऑपरेशन के इतने महीने आपको चलना नहीं है, लेकिन आप खूब चल फिर रहे हैं, कभी नहीं ठीक होने वाला है आपका टूटा हुआ हड्डी। तो चलने से मना किया गया है तो आपको चलना नहीं है, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं डालना है। लिम्ब में नीड टू स्टे इमोबाइल फॉर ए वाइल। इफ़ यू वर गिवन अ स्लिंग, व्हील चेयर और क्रचेज, यूज़ देन एज डायरेक्टेड। डॉक्टर ने आपको कह रखा है कि आपको व्हील चेयर पे चलना है, आपको क्लिंग यूज करना है, क्रचेज यूज करने हैं, तो आप उसी के सहारे चलिए, नहीं तो आपका कभी हड्डी ठीक नहीं होने वाला। अब है कि कितने दिन में आप ठीक हो सकते हैं, तो 3 महीने से 12 महीने समय लग सकता है। वो मरीज़ पर डिपेंड करता है, वो ऑपरेशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह के ऑपरेशन हो रखे हैं। एक्सरे जो है मांगा जाता है ये पता करने के लिए कि सही से हीलिंग हुई है या नहीं, ठीक है। फिजिकल थेरेपी, रिहैबिलिटेशन दिया जा सकता है मरीज़ को, ताकि मरीज़ जो है जल्दी रिकवर हो सके और अपना जो भी क्षमता है वो फिर से पा सके, चलने फिरने का, काम करने का, यानी अपनी स्ट्रेंथ को फिर से रिगेन कर सके। अब हमारा आता है कॉम्प्लिकेशन, यानी ऑपरेशन के बाद किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। तो सबसे पहला है कि वुंड इन्फेक्शन, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ से खून आ सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। ऑपरेशन के दौरान नर्व डैमेज हो सकता है, ठीक है। नर्व डैमेज हो गया है तो और दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पे खून के थक्के जम सकते हैं, और जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो दूसरे जगह पे थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, सही बात कहें तो। यानी उसको ठीक से अगर मान के चलिए, अगर सेट ना किया गया हो, टूटी हुई हड्डी को अगर सीधे लाइन में अगर उसको सेट ना किया गया हो, फिक्स ना किया गया हो, तो वो दूसरे जगह पे मतलब हील होने लगती हैं और वो सही तरीके से ठीक नहीं हो पाती हैं, ठीक है। यानी एबनॉर्मल अलाइनमेंट में वो हीलिंग होता है,
तो ये सही नहीं है, ये भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। मरीज़ को वहाँ पे इरिटेशन हो सकता है, जो भी इम्प्लांट लगाए गए हैं उसके चलते थोड़ा इरिटेशन हो सकता है, क्योंकि अगर आप बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट शरीर में डाले हुए हैं तो दिक्कत तो होगी। इसमें तो मेटल्स हैं, यानी कि क्या हैं, रॉड्स, स्क्रू, वायर्स हैं, कुछ भी इस्तेमाल किया गया होगा, उससे इरिटेशन हो सकता है। दूसरा अब लास्ट हमारा है कि एनेस्थीसिया से कुछ दिक्कत हो सकती है, जैसे कि उल्टी जैसा लग सकता है, चक्कर सा आ सकता है, आपको घबराहट हो सकती है, आपको जो है शरीर में अचानक से दर्द हो सकता है, क्योंकि आपका जो है बेहोशी में ऑपरेशन हुआ, दर्द का पता नहीं चला, अब अचानक होश में आए हैं तो आपको दर्द का पता तो चलेगा। तो आप लोगों ने जान लिया कि रिकवरी का जो है टाइम वो डिपेंड करता है कि आपका फ्रैक्चर कैसा था, ऑपरेशन कैसा था। फिजिकल थेरेपी दे सकते हैं मरीज को ताकि वो जल्दी से अपना क्षमता रिगेन कर सके और चल फिर सके, अपना काम नॉर्मली कर सके। कुछ सप्ताह से लेके कुछ महीने लग सकते हैं मरीज को पूरी तरीके से ठीक होने में। अब हमारा लास्ट पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट सेट, यानी कौन कौन से औजार ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किए जाएंगे। तो हो सकता है कि जनरल इंस्ट्रूमेंट उसमें हो, ये तो होना ही है, जनरल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें आपका बीपी हैंडल, ब्लेड, आपके जो हैं मॉस्क्यूटो हो सकता है, आपका इसमें आर्टरी हो सकते हैं, आर्टरी फोर्सेप, और फिर डिसेक्टिंग नॉन डिसेक्टिंग फोर्सेप हो सकता है, यानी टूथ नॉन टूथ फोर्सेप हो सकते हैं, नीडल होल्डर हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, और भी इंस्ट्रूमेंट हो सकते, स्पंज होल्डर हो सकते हैं, किडनी ट्रे बाउल्स हो सकते हैं। फिर इसमें है कि जो मेटल इम्प्लांट्स है जिसमें स्क्रूज, प्लेट्स, सूचर्स, रॉड्स, वायर्स ये सब हो सकते हैं ताकि टूटी हुई हड्डी को उसके जगह पे फिक्स किया जा सके। बोन निबलर हो सकता है, चिजेल, पेरियोस्टियम, हैमर, मैस्टॉइड रिट्रैक्टर, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो आपको इंस्ट्रूमेंट सेट लास्ट में लिख देना है, जो भी आप सर्जिकल प्रोसीजर लिखते हैं उसमें। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आप लोग बोर मत होइए, इसे फिर से आप पढ़ लीजिएगा आराम से। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। एंड थैंक यू, अपना प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।